सन 1835-1836 में एक ऑस्ट्रियाई ट्रैवलर बैरोन चार्ल्स ह्यूगेल ने भारत आकर पंजाब और कश्मीर की यात्रा की। उस वक्त कश्मीर और पंजाब के काफ़ी बड़े हिस्से पर महाराजा रणजीत सिंह का राज था। ह्यूगेल अपने हर रोज़ के अनुभव अपनी डायरी में लिखते थे। पिछली वीडियो में हमने आपको उनके वो अनुभव बताए जब कश्मीर से वापसी के दौरान वो लाहौर पहुँचे और महाराजा रणजीत सिंह से मिले थे। ये एक आंखों देखा विवरण था। उन्होंने महाराजा से मुलाकात के दौरान हुई सारी घटनाओं और महाराजा के व्यक्तित्व, उनके बोलने का अंदाज, स्वागत करने के अंदाज और दरबार की दूसरी रस्मों के बारे में लिखा है, जिसको हमने तफसील से वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अपनी इसी यात्रा के दौरान चार्ल्स बैरोन ह्यूगेल सरदार हरी सिंह नलवा से भी मिले थे। उस वक्त सरदार नलवा गुजरांवाला में थे और उस दिन जब ह्यूगेल सरदार हरी सिंह से मिले तो क्या कुछ हुआ, इन सब उनके अनुभवों और सरदार नलवा के व्यक्तित्व के बारे में कई बातें उन्होंने बताई हैं, जिनको हम आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें वरना कुछ ज़रूरी बातें आप मिस कर सकते हैं। 6 जनवरी 1836 बुधवार का दिन है। आज की रात नींद आरामदायक नहीं थी। सुबह हो गई और मैं अपने सोने की जगह से निकलकर एक खुली जगह पर आया हूँ। मैंने अपने तंबू को फैलाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ आकर देखा कि बेचारा तंबू एक तरफ पड़ा हुआ है और सारे खलासी गहरी नींद में सोए पड़े हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब लोग पैदल लश्कर के रूप में चलते थे तो जो सहायक असिस्टेंट होते थे, जो रास्ते में टेंट वगैरह को गाड़ते और फिर जब काफिला एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था तो पूरे सामान को वापस पैक करते थे, उनको खलासी कहा जाता था। फिर ह्यूगेल कहते हैं कि तंबू को अभी पूरा खोलकर गड़वाना पड़ेगा ताकि जब धूप निकले तो ये सूख जाए और फिर इसको अच्छी तरह पैक करवाने के बाद यहाँ से रवानगी करूँ। लेकिन सब कुछ इतना लेट हो चुका है कि कब ये सूखेगा और हम यहाँ से रवाना होंगे। खैर, हमें अभी ख्वास खान पहुँचना है जो कि यहाँ से 12 मील की दूरी पर है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे मिले जिनकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस इलाके में खेती ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सींग वाले पशु यहाँ पर काफ़ी तादाद में हैं। लगता है कि इस इलाके में पशुपालन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे आगे बढ़ने के साथ साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने कभी सुना था कि भारतीय बकरियों का साइज़ गधे के बराबर होता है। ये सच है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सराय खवास खान पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी थी। इस नगर की दीवारें गाय के गोबर से बने उपलों से ढकी हुई हैं। यही उपले यहाँ के लोगों के लिए ईंधन के सबसे बड़े साधन हैं। मैदानी इलाके में बसा ये कस्बा एक किले जैसा महसूस होता है, जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन कुल मिलाकर इसका स्वरूप काफ़ी अजीब लग रहा है। यहाँ सभी घरों की दीवारों और छतों के ऊपर गोबर के उपले या कंडे सूख रहे हैं और इसके अलावा इन उपलों के बड़े बड़े ढेर जैसे बने हैं जहाँ पर इनको स्टोर किया गया है। यहाँ पर आराम करने के लिए हमें जो एक खुली जगह मिली है वो एक मस्जिद है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ईंधन का इंतज़ाम हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से इस ज़बरदस्त ठंड में रात काटने के लिए बेहद ज़रूरी है। आगे चार्ल्स ह्यूगेल कहता है कि मैंने 2 आदमियों को हायर किया है जो कि मेरे सोने के बाद रात भर आग को जलाए रखेंगे। लेकिन हुआ ये कि रात को मुझे ठंड महसूस हुई और मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आग पूरी तरह से बुझी हुई है और वो दोनों आदमी गहरी नींद में सो रहे थे। ह्यूगेल आगे लिखते हैं कि अगर ये लोग हिंदू होते तो शायद ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि वो दोनों लोग हिंदू नहीं थे और अगर वो होते तो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते, ऐसा उनका मानना है। ये आगे कहता है कि फिर उसी वक्त यानी रात को ही मैं उन दोनों को लेकर वहाँ आसपास के घरों में ईंधन की तलाश में गया, जहाँ में थोड़ा बहुत मिला भी। वापस आकर हमने आग जला ली और बाकी की रात मैंने आग के पास बैठकर गुजारी, क्योंकि उस वक्त ठंड से बचकर वहाँ पर सोना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन 7 जनवरी और वीरवार का दिन था। सराय खवास खान से वजीराबाद 12 कोस दूर है। वो लिखते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल खुला और मैदानी इलाका है और काफ़ी उपजाऊ भी है, लेकिन बहुत कम ज़मीन को यहाँ खेती के लिए जोता गया है। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद एक कस्बा आया है गुजरात, जो चारों तरफ से मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ है। रणजीत सिंह के परिवार के लिहाज से ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके पिता सरदार महासिंह ने इस जगह पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ी थी। झेलम और चिनाब के बीच जिन्नात दोआब का इलाका है, जो कि जिस तरफ से मुझे पार करना है उस तरफ से लगभग 26 कोस चौड़ा है। फिलहाल चिनाब नदी काफ़ी सुस्त महसूस हो रही थी, लेकिन इसको पार करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसकी चौड़ाई आधा मील के आसपास लग रही है और इसके दूसरे किनारे से वजीराबाद का पैदल रास्ता लगभग 1 घंटे का है। वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ के प्रशासन की मदद मिली। महाराजा रणजीत सिंह के हुक्म से एक घोड़ा गाड़ी हमारे लिए पहुंची है।
और इस सब के लिए मैं जनरल वेंचुरा का भी बड़ा आभारी हूँ। मुझे फिलहाल ये सोचकर काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरे इस बेहद मुश्किल सफ़र का आखिरी पड़ाव आ चुका है, क्योंकि इस बेहद ठंड के मौसम में यहाँ यात्रा करने के लिए शरीर में जितनी ताकत और हिम्मत चाहिए मुझ में उतनी नहीं थी, और अगर मैं इससे ज़्यादा वहाँ रुकता तो मेरा नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मरना ही पड़ता। अब ह्यूगेल कहते हैं कि अब मैं उस गाड़ी में बैठकर वजीराबाद जा रहा था जिसको 4 घोड़े खींच रहे थे। ये मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। वहाँ पर पहुँचकर मैंने देखा कि यहाँ पर महाराजा ने सुंदर गार्डन के बीचों बीच एक शानदार महल बनवाया हुआ है, जो कि भीतर और बाहर से एक बेहद अनोखी इमारत है। इसकी 2 मंजिलें हैं और इसकी दीवारों पर सिखों की धार्मिक पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इनमें नानक से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। रात को सोने के लिए मैंने एक तरफ बने हुए 4 कमरों का एक सेट चुना, जो मुझे महल से ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। रात के वक्त हमें खाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि खाना बनाने की जो जगह है वो यहाँ से पीछे की तरफ काफ़ी दूर थी। हमने ज़्यादा जल्दी नहीं दिखाई, इसलिए उन लोगों ने आराम से अपनी सहूलियत के मुताबिक खाना पहुँचाया। 8 जनवरी 1836 को आज शुक्रवार का दिन है। कल मैं आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर मौसम के बारे में काफ़ी आशंकित था। आज मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ से पहाड़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, और इस वजह से इनकी ऊंचाई को भी आप आराम से माप सकते हैं। कल मौसम के बारे में मेरा शक बिल्कुल बेबुनियाद निकला। यहाँ पर छत के चारों तरफ का जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। नीचे दूर तक घास का मैदान है, जो जनवरी यानी साल की शुरुआत में बिल्कुल हरा भरा है। मैंने सोच लिया है कि नौकर मंडली में से थोड़े से लोगों को ही लाहौर लेकर जाऊंगा, बाकी को यहीं से यानी वजीराबाद से सीधे लुधियाना के लिए रवाना कर दूंगा। अगर लाहौर के रास्ते लुधियाना जाते हैं तो ये 3 गुना लंबा हो जाएगा। यहाँ से लाहौर और लुधियाना के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं। यहाँ पर ह्यूगेल कहते हैं कि सामान को जिम्मेदारी से बांटकर सबको रवाना करना पड़ेगा, क्योंकि यही सुबह के वक्त का सबसे मुश्किल काम है। वो आगे कहते हैं कि भारतीय नौकर बिल्कुल बेकार हैं। हालांकि मालिक के आदेशों का पालन तो बिना किसी नानुकर के तुरंत करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए उन सब चीज़ों की पैकिंग का काम मैंने खुद किया, जो उनकी लापरवाही की वजह से खराब हो सकती थी या टूट सकती थी। इस शानदार अंग्रेजी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जैसे मैं भूल ही गया हूं कि अब तक की मेरी यात्रा कितनी कष्टदायक रही है। गुजरांवाला यहाँ से लगभग 12 कोस यानी कि 20 मील के आसपास है। इस इलाके में खेती काफी कम होती है। ऐसा लग रहा है कि ये इलाका फ्रांसीसी सेना को छोड़कर महाराजा की पूरी सेना के कमांडर इन चीफ सरदार हरि सिंह नलवा के अधिकार वाला क्षेत्र है। असल में ये इलाका रणजीत सिंह के परिवार के कब्जे में हुआ करता था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उनके दादा चौड़त सिंह के वक्त की बात है। गुजरांवाला में हरि सिंह नलवा का एक महल और बाग है, जो कि चारों तरफ से मिट्टी के किले से घिरा हुआ है। जैसे ही हम कस्बे के नजदीक पहुंचे, वहां के दीवान जो कि हाथी पर सवार थे, घुड़सवारों की टुकड़ी के साथ हमारी अगुवाई करने के लिए पहुंचे। फिर हम सरदार हरि सिंह के महल में पहुंचे। महल के कमरे तो ऐसे ही थे जैसे भारत में किसी महल के होते हैं, लेकिन जो गार्डन वहां पर बना हुआ था उसने तो जैसे मन ही मोह लिया था। इसकी देखभाल इतने अच्छे से की गई है कि ये इतना खूबसूरत है कि भारत में मैंने तो आज तक ऐसा बगीचा नहीं देखा है। वहाँ के पेड़ संतरों से ढके हुए थे, और ये वैसे ही किस्म के संतरे लग रहे थे जिनको चाइना में मैंड्रिन ऑरेंज कहा जाता है, बल्कि ये उनसे भी बड़े और बेहतर किस्म के दिखाई दे रहे थे। हरि सिंह नलवा ने कुछ पेड़ कश्मीर से लाकर यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो कि शानदार फूलों से लदे हुए हैं और फल फूल रहे हैं। जोंक्विल्स नाम के ढेर सारे पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं, जिनसे जबरदस्त खुशबू आ रही है, और ये काफी बड़े साइज के हैं। जिस तरह से इस बाग में पेड़ पौधों की देखभाल की जाती होगी, दरअसल उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के मालिक का भी इसमें कितना बड़ा योगदान होगा। हरि सिंह कुछ उपहारों के साथ मुझसे मिलने के लिए आए, जिनमें 25 प्लेट मिठाइयाँ और फलों की लगभग 1 दर्जन टोकरियां हैं। मैंने उनमें से कुछ का स्वाद चखा और ये बेमिसाल है। इसके बाद वो मुझे महल के अंदर लेकर गए, जिसके हर कमरे को कश्मीर और काबुल से लाए गए कालीनों से सजाया गया था। जब मैंने उनसे कहा कि पिछले कुछ दिनों से ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो उन्होंने तुरंत 2 अंगीठियां मेरे कमरे में भिजवा दी। सरदार हरि सिंह नलवा व्यवहार और बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट और मिलनसार हैं। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के इस सबसे प्रतिष्ठित और माननीय सदस्य के इतिहास के बारे में चूंकि मैंने बहुत सारी जानकारी पहले से इकट्ठी कर रखी है, तो अपने इस ज्ञान से मैंने उनको चौंका दिया कि कैसे उनको नलवा की उपाधि से नवाजा गया था, और कैसे उन्होंने एक बाघ जिसने उनको लगभग अपना शिकार बना लिया था, उसके जबड़े को चीर दिया था और एक ही वार में उसका सिर काट दिया था। उन्होंने कहा कि इतनी सारी जानकारी मेरे बारे में आपने जुटाई है, ये बड़ी अद्भुत बात है। उन्होंने दीवान से अंदर जाकर कुछ पेंटिंग्स लाने के लिए कहा और शेर को अपने हाथों से मारने वाली तस्वीर मुझे भेंट की। दोस्तों, हरि सिंह नलवा ही वो व्यक्ति हैं जिनको महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को महाराजा से मिलने का न्योता देने के लिए
शिमला भेजा था। हमारी बातचीत एक आम बातचीत से हटकर थी, जिसमें वास्तव में एक दूसरे के विचारों का सही आदान प्रदान है और उन घटनाओं का रेफरेंस भी दिया गया है जो असल में घटी थी। उनके सवाल बता रहे थे कि वो सही ढंग से सोचते हैं और उनकी बातों में लॉजिक होता है। उनको कई यूरोपियन स्टेट्स के आंकड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में अच्छी जानकारी है। और सिखों के बीच जो बड़ा रेयर होता है कि वो पर्शियन भाषा में लिख और पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा पूरा सामान अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा है, तो जब शाम को सरदार नलवा ने हमको डिनर के लिए इनवाइट किया तो मुझे जबरदस्त खुशी हुई। 9 जनवरी 1836 शनिवार का दिन। कल की रात यहाँ के गर्म कमरों में कई दिनों के बाद इतनी गहरी नींद आई, इतना आराम से सोए कि आज काफी आनंद महसूस हो रहा है। जब सामान की पैकिंग वगैरह चल रही थी तो मैं टहलता हुआ बगीचे के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया, जिसके बीच में एक फव्वारा लगाया गया है जिसमें से गिरता हुआ पानी खास नजारा पेश कर रहा था। इसकी दीवारों में दिए रखने के लिए छोटे छोटे आले बने हुए थे जो रात को एक खास इफेक्ट देते हैं। अब सरदार हरि सिंह नलवा से इजाजत लेने का वक्त आ गया था और जब मैंने उनके बारे में पूछा तो बताया गया कि वो ऊपर छत पर बैठे हुए हैं। मैं वहां गया तो देखा कि सरदार हरि सिंह वहां एक कुर्सी पर बैठे हुए धूप सेक रहे थे। उनको ठंड लग गई है और हल्का बुखार भी है। उन्होंने बैठने के लिए कहा। तबीयत पूरी तरह से ठीक न होने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ बातचीत शुरू की और पूरे जोश के साथ मुझसे सवाल पूछने शुरू की। मेरे द्वारा दिए गए सारे उत्तर उन्होंने कागज पर लिख लिए। फिर उन्होंने मुझे एक ड्रेस भेंट की जिसको खिल्लत कहते हैं। याददाश्त के तौर पर उन्होंने मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी मोटी चीजें भी स्वीकार की और इस तरह हमने इस मुलाकात के बाद उनसे इजाजत ली।